हेलो दोस्तों, नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आपका स्वागत है। अब आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुपद को पूरी तरह से बेहतर तरीके से आपको समझा दिया हूँ। आप उस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको वो जो है आसानी से और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका अभ्यास किया जाए। ठीक है, अभ्यास वह चीज़ है या किसी जीवन का या किसी महत्वपूर्ण चीज़ों का महत्वपूर्ण शब्द है अभ्यास, क्योंकि कहा भी गया है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जान सिल पर परत निशान। ठीक है, क्या हम लोहे को किसी सामान्य हथियार से ले जाकर के काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए वो रस्सी की ताकत, उस रस्सी की ताकत ने उस लोहे को क्या कर दिया, पूरा गड्ढानुमा कर दिया और गड्ढानुमा करते उसको काट दिया। तो ये है अभ्यास। तो जब आप किसी भी अध्याय के प्रति या किसी भी काम के प्रति अभ्यास करते जाएंगे तो सिद्धस्थ हो जाएंगे, उसमें पारंगत हो जाएंगे, वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। ठीक है, उसमें आप निपुणता हासिल करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा दो चरों का रैखिक समीकरण। क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण है तो एक रेखा के रूप में होगा, आपको आड़ा तिरछा प्राप्त नहीं होगा। वो दो रेखा के रूप में ही समीकरण दी जाएगी जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा केवल और केवल दो चर। तो चर क्या होता है ये भी जान लीजिए, अचर क्या होता है वो भी जान लीजिए। चर राशि वो है जो हम में अज्ञात रहता है, हमें मालूम नहीं रहता वो क्या। ठीक है, जैसे XYZ ये आपका चर राशि हुआ। जब अचर राशि की बात करते हैं तो गुणांक के रूप में होता है, वो जो चर राशि है उसी के साथ रहता है गुणा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर ABCDE ये सब आपका क्या हो जाएगा, अचर राशि। ठीक है, तो चलिए दो चर का रैखिक समीकरण को देख लेते हैं। AX धन BY बराबर AX धन BY बराबर C, ये आपका हुआ एक दो चरों का रैखिक समीकरण। ये दो चर के रैखिक समीकरण को आपको ध्यान से देखिए। क्या कीजिए, ध्यान से किस लिए देखिए, क्या इसमें जो दो चर का रैखिक समीकरण दिया है जिसका ये उदाहरण है, क्या उस नियम को ये फॉलो कर रहे हैं? क्या ये उस नियम के अनुरूप ये उदाहरण लिखा हुआ है? चलिए चेक कीजिए, X है और Y है, यहाँ XY है, तो क्या हुआ, दो चर वाला चर राशि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यहाँ पर हमने अचर राशि की कंडीशन नहीं बताई गई, ना ही यहाँ पर कहा गया है कि अचर राशि की संख्या कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं कहा गया है ना। तो आपका अचर राशि जो है A है, B है, C वो अचर राशि है, क्योंकि अचर राशि के लिए हमें कोई इसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है ना भाई। लेकिन चर राशि के लिए हमारा बंधन है, वो बंधन है केवल दो होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? केवल। ठीक है, तो आपका चर राशि XY हुआ और ABCD आपका अचर राशि। चलिए हम दूसरे में आ जाते हैं। अब युगपत समीकरण, आपको दो चरों का ही समीकरण रहेगा जिसको हम युगपत समीकरण के नाम से पढ़ेंगे आगे। इस युगपत समीकरण में आप देखेंगे कि जो समीकरण दी गई जाएगी वो आपका और शब्द से संलग्न होगा। किस शब्द से संलग्न होगा? और शब्द से। ठीक है, तो ये पहला लिखा होगा और लिखा जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो AX धन BY Y बराबर C1, A1X धन B1Y बराबर C1। तो XY आपका देखिए ABC, यहाँ पर A2X धन B2Y बराबर C। तो क्या ये और से ये संलग्न नहीं है ना। तो ये हुआ आपका युगपत समीकरण। तीसरा है आपका, हाँ, तो यहाँ पर चर बता दीजिए भाई, चर क्या है? X और Y है चर, ये बताएंगे ना। अचर राशि क्या है? अचर राशि A1 है, A2 है, A1 B1 C1, A2 B2 C। यहाँ पर आपका युगपत समीकरण और से संलग्नित है, लेकिन युगपत समीकरण तभी वो कहलाएगा जब इतनी सारी अचर राशि है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब वह कहलाएगा युगपत समीकरण।
अन्यथा वो युगपत समीकरण नहीं है। आगे पढ़ेंगे तीसरा नंबर है रैखिक युगपत समीकरण का आलेखीय विधि। ठीक है, रैखिक युगपत समीकरण का आलेखीय विधि। आलेखी विधि का मतलब क्या होता है? आलेख, लाइन वाइन खींचकर, आलेख खींच रहे हैं आप। ठीक है, तो आलेख खींच करके बताएंगे कि वो रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए एक एल और एम रेखा लेंगे। एल और एम ये निर्धारित करेगा, एल और एम यही निर्धारित करेगा। तो एल और एम से ही हम आलेखी विधि को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जब खींचेंगे, ठीक है, तो खींचेंगे तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? एल और एम जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब अगर आपका एल और एम एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर लिया, मतलब समझ जाइए वो आपका क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर जहाँ पर प्रतिच्छेद होगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर निर्देशांक बनेगा एच और के। एक निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तब इसका जो समीकरण का निकाय है, उसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा अद्वितीय। क्या निकलेगा? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल। क्या निकलेगा उसका? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होगी? उस अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होगी आपका A1 और A2 का जो मान है वो B1 और B2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब है A1 बटे A2 का जो मान होगा वो B1 बटे B2 के मान के बराबर नहीं होगा, परंतु वो अलग होगा। बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। चलिए दूसरा नियम करते हैं। दूसरा नियम क्या कहते हैं देख लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा नियम है आपका, यदि वे एल और एम एक दूसरे के समांतर हो जाए तो क्या होगा? समांतर जब एल और एम एक दूसरे के समांतर हो जाए तो समीकरण निकाय का जो हल होगा वो कुछ अलग प्रकार से होगा। तो वो क्या होगा जाएगा? इस कंडीशन में आपको कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के समांतर है तब बराबर। तो इसकी क्या कंडीशन होगी भाई? इसकी कंडीशन होगी A1 और A2, B1 और B2 तो बराबर होगा, परंतु C1 और C2 जो है बराबर नहीं होगा। ठीक है, C1 और C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन संपाती हो जाएगा। एल और एम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? संपाती हो, तब समीकरण का पहले अद्वितीय फिर नहीं तो अब क्या? अनंत हल या अनेक हल होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा? अनंत हल होने के लिए सभी का
बराबर होना अत्यंत जरूरी है। सभी का बराबर होना अत्यंत जरूरी है। तो इस तरह से कुछ नियमों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे और भी नियम हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक हमारे ये वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो कैसे लगा इस बारे में हमको कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।